नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का दूसरा दिन है। आज समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। अभी तक 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। 5000 से अधिक निवेदक प्रतिनिधि वो विभिन्न देशों के राजदूत शिरकत कर रहे हैं। 44,000 करोड़ से अधिक परियोजना ग्राउंडिंग हो चुकी है। ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। आज समापन हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कई लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे राजदूत भी शामिल होंगे। दूसरा दिन है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं उत्साह दूसरे दिन भी नजर आ रहा है। पहले दिन पीएम मोदी का स्वागत भव्य तरीके से किया गया था। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी देखी थी और उसके बाद से संबोधन भी अपना दिया था। डेस्टिनेशन वेडिंग पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड में जोर दिया है। उसके बाद से तमाम दिग्गज आए थे, उन्होंने भी अपना संबोधन दिया था। रामदेव बाबा ने भी काफी कुछ उत्तराखंड को लेकर कहा था। और इसी के साथ आज दूसरा दिन है। तैयारियां आज भी उसी तरीके से है जिस तरीके से कल देखने को मिली थी। आज इसी के साथ जीआईएस समिट का समापन हो जाएगा। तो पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कितना खास है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। देवभूमि में किस तरीके से उनको बरकत मिल सकती है और किस तरीके से विकास के पथ पर देवभूमि चल सकता है, इसके लिए काफी जरूरी है। अभी कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? क्या कार्यक्रम आज होने जा रहे हैं? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी ये कह सकते हैं कि आज आखिरी दिन भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज इस इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में यहाँ पर आएंगे। समापन जो कार्यक्रम होगा, गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद रहेंगे। लगभग दोपहर 1 बजे का समय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का है। जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे FRI स्थित कार्यक्रम स्थल पर, यहाँ पर इस दौरान ये कह सकते हैं कि जो निवेशक यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत वो करेंगे, उनका संबोधन यहाँ पर होगा। उत्तराखंड राज्य में कैसे विकास यहाँ पर किया जा सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर ज्यादा है जहां पर विकास की संभावना सबसे ज्यादा है, जहां पर निवेश सबसे ज्यादा किया जा सकता है, उत्तराखंड राज्य को कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर उनका एक संबोधन यहाँ पर रहेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को नए परिभाषित करने का काम यहाँ पर किया, नए डेस्टिनेशन के रूप में उनको डेवलप करने की बात उनकी तरफ से यहाँ पर की गई है। निवेशकों से उत्तराखंड राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का आह्वान यहाँ पर किया गया। तो यही समझा जा सकता है कि अब उत्तराखंड की जो नई परिभाषा होगी वो विकास को लेकर नए रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगी। और गृह मंत्री अमित शाह भी आज उन सब चीजों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। यानी उत्तराखंड राज्य में जो 27 नीतियां जो ये कह सकते हैं कि निवेश के सेक्टर में परिवर्तित की गई है, 27 ऐसी नीतियां यहाँ पर बनाई गई है जिससे निवेशक ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आ सकते हैं कि कोई बाधा नहीं होगी। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो उनके निवेशन के जो प्रस्ताव होंगे वो यहाँ पर पास किए जाएंगे। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य के भीतर अभी तक जो 3 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए उनमें से जो 44 करोड़ के जो ग्राउंडिंग हो चुके हैं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सेक्टर में कैसे और निवेश यहाँ पर हो सकता है और उत्तराखंड राज्य 2025 तक कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सकता है, उसके लिए सभी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का जब संबोधन यहाँ पर होगा तो उस समय देखने वाली बात यह होगी कि किस प्रकार से निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है और उत्तराखंड के लिए कौन सी ऐसी बातें कहते हैं जिससे निवेशक ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आमंत्रित हो सकता है। देखिए, इतना जरूर कह सकता है कि ये वो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन यहाँ पर हुआ कि उत्तराखंड की दिशा बदलने वाला है। आने वाले दिनों में आप उत्तराखंड को नए रूप में परिवर्तित करने का काम यहाँ पर देख सकता है। उत्तराखंड राज्य 2025 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड की जो नई पहचान यहाँ पर बनने जा रही है, उसके लिए जो काम यहाँ पर होगा वो उत्तराखंड की नई तस्वीर यहाँ पर होगी। नई तस्वीर के साथ अब लोग उत्तराखंड को नए हब के रूप में, नई डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। जी, अभी क्या हो रहा है मौजूदा समय में और कितने चरण में आगे के कार्यक्रम होने हैं? बिल्कुल, आज दूसरे दिन ये कह सकते हैं कि 8 अलग अलग सत्र यहाँ पर होंगे। 8 अलग अलग सत्र ये कह सकते हैं कि हर उस सेक्टर के सत्र यहाँ पर होंगे जहाँ पर निवेशक अपना निवेश कर सकते हैं। राज्य में जिस प्रकार से अलग अलग, चाहे फार्मास्यूटिकल का सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, उनमें किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। जो नए स्टार्टअप के लिए यहाँ पर जो नई नीतियां बनाई गई है
उस पर किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आगे ग्रोथ कर सकता है, उन सब चीजों को लेकर 8 अलग अलग सेक्टर पर यहाँ पर काम होगा। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार के कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी सेक्टर या कह सकते हैं उन सभी सत्रों को यहाँ पर संबोधित करते नजर आएंगे। उत्तराखंड में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, जो एमओयू यहाँ पर साइन अभी तक किए गए तो किस सेक्टर के ज्यादा है उनसे बातचीत यहाँ पर होगी। और कोशिश यही है सरकार की कि राज्य विकसित विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ सके, विकास की राह में तेज गति से आगे बढ़ सके, उसका लाभ राज्य के युवाओं को मिल सके, वो रोजगार के रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं उसको लेकर होगा। क्योंकि धामी सरकार पहले ही इस बात की यहाँ पर तस्दीक कर चुकी है कि वो उन सभी निवेशकों को, यानी जो निवेश के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उन सभी निवेशकों से प्राथमिकता पहले यही रहेगी कि जो राज्य में रोजगार पर जो उद्योग होंगे उन उद्योगों को लगाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। अगर उन उद्योगों को लगाते हैं तो पहले उन्हें प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये समझा जा सकता है कि रोजगार अभी इतने सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए उत्तराखंड में, और 3 लाख करोड़ के तकरीबन ये इन्वेस्ट हो भी रहा है, एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। सबसे ज्यादा रुचि जो है वो किस क्षेत्र में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी तक के जो निवेशक यहाँ पर आए, जिन्होंने निवेश सरकार साथ ज्यादा किए, उसमें सबसे ज्यादा जो निवेशक का जो रुचि यहाँ पर दिखे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यहाँ पर दिखे। क्योंकि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर जिस प्रकार के ये कह सकते हैं कि साधन और माहौल राज्य सरकार की तरफ से तैयार करके दिया गया, वो निवेशकों को ज्यादा रिझाने का काम यहाँ पर करा। पर्यटन का सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, उसके लिए भी ये कह सकते हैं कि पर्यटन में इंफ्रास्ट्रक्चर की किस प्रकार से और सुविधाएं यहाँ पर दी जा सकती है उसको लेकर साइन हुए हैं। और कई ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर है जो नए सेक्टर में, चाहे वो गैस के लिए आधारित सेक्टर हो या यूनिवर्सिटी को लेकर हो, उन सब चीजों में भी अपना इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाते नजर आ रहे हैं। और अभी तक ये कह सकते हैं कि कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 44,000 करोड़ के निवेशकों की ग्राउंडिंग यहाँ पर की गई है, वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड राज्य अब नए राज्य विकास के विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ चुका है। जो कदम आगे बढ़ाया जा चुका है वो कदम इस निवेशक सम्मेलन के माध्यम से और तेज यहाँ पर होगा, और उसका लाभ उत्तराखंड को आने वाले दिनों में बहुत तेजी से मिलने के जा रहा है। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो तस्वीर होगी वो बदली तस्वीर होगी, और उत्तराखंड भी विकसित राज्यों की श्रेणी में इस निवेशक सम्मेलन के बाद यहाँ पर बढ़ता हुआ आगे नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है। आप इसका आकलन प्रदेश की डीजीपी, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, टैक्स रेवेन्यू के आंकड़ों से लगा सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकार की नीतियों के कारण उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों में अपना नाम दर्ज करने जा रहा है। पहाड़ के विकास और लगातार चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा ली हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। मैं अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की एग्जीबिशन में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो उत्तराखंड है लगातार अपनी ग्रोथ कर रहा है, और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मेरे पीछे आप सीधा बोर्ड देखेंगे, यहाँ पर जो जीडीपी, जो स्टेट की जीडीपी है वो आपको नज़र आएगी। 2022 से 23 तक जो 21 टाइम बढ़ी है। कहीं ना कहीं ये जिस तरह से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों की लगातार जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो जीडीपी है स्टेट की वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। उसके बगल में आपको दिखाई देंगे जो पर कैपिटा इनकम है लगातार वो स्टेट की बढ़ती जा रही है। 15 टाइम्स अभी 2022 से लेकर 23 तक है, वो उसमें 15 टाइम्स अधिक हो चुकी है। और इनका ये प्रोजेक्ट है कि 2030 और 31 तक ये और भी बढ़े, ताकि जो एक आम इंसान की इनकम है वो अत्यधिक बढ़े। वहीं अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में कितना निवेश हुआ है, अत्यधिक निवेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है वो लगातार कार्य कर रही है। टैक्स रेवेन्यू आप देख सकते हैं 2022 से 23 में कि 25 टाइम बढ़ा है 2000 से जब से राज्य गठन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो धामी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं केंद्र राज्य सरकार के साथ, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है, जिससे जो चौमुखी विकास है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और आप मेरे सामने देखेंगे कि किस तरह से जो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ की वो यहाँ पर पड़ रही है। अगर मैं तीनों सेक्टर की बात की जाऊँ, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग से, उसमें आप देख सकते हैं कि 2000 जब राज्य गठन हुआ था तो
2900 के करीब जो ग्रोथ थी, उसके बाद 2022 और 23 में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि 33.8 ग्रोथ की जो बढ़ोतरी है वो इसमें नज़र आ रही है। तो फार्मा की इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पर उत्तराखंड में आकर निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी सेक्टर की बात की जाऊँ, जो टूरिज़्म यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, करीब 5 करोड़ से अधिक जो टूरिज़्म यहाँ पर आता है हर साल, अलग अलग वन जीव देखने, साथ साथ जो बद्री केदार के जो दर्शन करने, आप देख सकते हैं 2022 और 23 में 100 से अधिक % ये ग्रोथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो धामी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजन है वो साफ तौर पर नज़र आता है। और मैं तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑटोमोबाइल्स की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो गाड़ीज़ के शोरूम्स हैं, साथ साथ जिस तरह से ऑटोमोबाइल्स हैं वो लगातार ग्रोथ कर रही है। 2022 और 23 में करीब 38% जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार कार्य कर रही है और ये उनका विजन है कि वो कि जल्द से जल्द कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए। मैं आपको आने वाले जो मास्टर प्लान है वो सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। जो शिवनगरी है मास्टर प्लान, उसके तहत कार्य किया जा रहा है। आप मेरे इस तरफ थोड़ा और दाहिनी तरफ आएंगे तो मानस खांड मंदिर आपको माला मिशन देखने को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि सारे जो कुमाऊं के मंदिर हैं उन्हें जोड़ा जाए। 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है कि किस तरह से जो कनेक्टिविटी है उसे तेज़ किया जाए, जो सड़कें हैं उनके निर्माण को किया जाए। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ऋषिकेश कनप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे कहीं ना कहीं जो रेलवे है वो मजबूती होगी। केदारनाथ रीडेवलपमेंट और बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट दोनों के मास्टर प्लान लगातार चल रहे हैं और सरकार की यही मंशा है कि इन दोनों मंदिरों को एक नए मुकाम तक पहुंचाया जाए ताकि जो टूरिज़्म है वो उत्तराखंड में बढ़ सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि निवेशकर्ताओं से ये अपील भी की है कि वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर भी यहाँ पर निवेश करें और साथ साथ जिस तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट्स टूरिज़्म को लेकर कार्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो स्टेट की GDP है उसमें ग्रोथ जरूर लाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे गोरखपुर, जहां पे CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। एक सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रशासन के द्वारा प्रदान किया जाता है जो उनके सामूहिक विवाह के साथ जुड़ने के कार्यक्रम के साथ एक प्रमाण भी उनके लिए उपलब्ध होता है। भाइयों बहनों, यह एक दुर्लभ क्षण है कि इन कार्यक्रमों के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, बेटी के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया, मातृ वंदना की योजना चलाई, अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो बेटी को सुरक्षित भी कर सकती हो और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकती हो। और अभी तो एक नया विधेयक भी पारित हो गया है और विधेयक पारित होने का मतलब जिसमें संसद में और विधानसभा में आने वाले समय में जैसे पंचायत और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है, ऐसे ही आरक्षण की सुविधा का लाभ महिलाओं को संसद और विधानसभा के चुनाव में भी प्राप्त होगा। आने वाले समय में इसका विधेयक भी अब संसद से पारित होकर के परिसीमन का इंतजार कर रहा है। परिसीमन होने के बाद हर एक जगह इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की तरफ की ओर किया यह कार्यक्रम और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने इसी से प्रेरित होकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ लागू करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू किया है। बेटी जन्म लेगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित होगी, सरकार पैसा देगी। बेटी पहली क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी छठी क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो सरकार पैसा देगी। और इसके उपरांत बेटी
आगे की पढ़ाई करती है, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा का कोर्स करती है तो भी पैसा देगी। सरकार ने सभी कार्य के लिए अब तक 17 लाख बेटियों को अपनी योजना से जोड़ा है और योजना के साथ जोड़ते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अभी तक हम इस पूरे व्यवस्था में 15,000 रुपए का एक पैकेज प्रत्येक बेटी को उपलब्ध करवा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमारा आगे सरकार ने तय किया है, नए सत्र में, नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 रुपए हर बेटी के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और यही नहीं, पढ़ाई भी फ्री, बेटी के खर्चे के लिए भी राशि उसके पास उपलब्ध हो रही है। और बेटी के साथ जब उस विवाह के योग्य होगी तो दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी आपके सामने स्थापित होगी। ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, चाहे वह हर गरीब को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस के सिलेंडर देने का हो, 1,75,00,000 लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा का लाभ मिला है और देश के अंदर 9,60,00,000 लोग इस योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। इस समय हम लोगों ने एक और व्यवस्था बनाई है कि हम लोग होली और दीपावली के अवसर पर एक सिलेंडर फ्री में इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और होली वाला सिलेंडर वर्तमान में मिल भी रहा है। दीपावली वाला सिलेंडर मिल रहा है, होली वाला इसके बाद यह सिलेंडर भी उपलब्ध होगा। ऐसे ही हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, 5 लाख की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये सभी न केवल गरीबी से उभारने के लिए बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का ही हिस्सा है। आज के इस अवसर पर जब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर हम 1500 जोड़ों को सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ वैवाहिक बंधन के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ यहां पे इस आयोजन के साथ जुड़ते हुए देख रहे हैं, यह हम सब के लिए आनंद का क्षण है। इस अवसर पर सभी पक्षों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग शासन की योजना से लाभान्वित होते हुए न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए और अंततः देश की समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। लाइट की जरूरत ही नहीं है, अब खिड़की खोल दीजिए, बाहर की ठंडी ठंडी हवा, एसी की भी जरूरत नहीं है। अच्छा तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून IMA पासिंग आउट परेड में 372 कैडेट्स शामिल है, जिसमें 343 भारतीय और 29 विदेशी कैडेट्स है। बता दें 343 भारतीय कैडेट्स में सभी प्रदेश के कैडेट्स शामिल है, वहीं 12 मित्र देशों के भी 29 कैडेट्स पास आउट परेड में शामिल हुए, जिसमें भूटान के 9, मालदीव के 4, श्रीलंका के 4, मॉरिशस के 3, नेपाल के 2 कैडेट्स है। पास आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शिवेंद्र सिल्वा CDS श्रीलंका ने सलामी ली। तो IMA की पासिंग आउट परेड है। देश को मिले हैं 343 कैडेट्स। बता दें मित्र देशों के 29 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। देश को मिले हैं 343 जेंटलमैन्स कैडेट्स और मित्र देशों के 29 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। देश को मिले हैं 343 जेंटलमैन कैडेट्स। यूपी के सबसे ज़्यादा है
68 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। उत्तराखंड के 42, राजस्थान के 34, महाराष्ट्र के 28 है, बिहार के 27, हरियाणा के 22, पंजाब के 20 कैडेट्स इसमें शामिल हुए। हिमाचल के 14, कर्नाटक के 11, जम्मू कश्मीर के 10, पश्चिम बंगाल के 9, केरल के 9 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। दिल्ली के 8, मध्य प्रदेश के 5 और झारखंड के 5 कैडेट्स इसमें पास आउट हुए हैं। भूटान के 9, मालदीव के 4, श्रीलंका के 4, नेपाल के 2, मॉरिशस के 1, बांग्लादेश का 1 कैडेट्स शामिल हुआ है। कजाकिस्तान के 1, म्यांमार के 1, सूडान के 1, कजाकिस्तान के 1, तुर्कमेनिस्तान के 1 और उज्बेकिस्तान के 1 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। तो ये आंकड़ा है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन से देश के कितने कैडेट्स हैं और किन राज्यों के कितने कैडेट्स पास आउट हुए हैं। और उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हरावाला, देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निर्देश दिया है। हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।